ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 10th का है ना, ये एक चैप्टर है, ठीक है। मैथ्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है। वैसे तो हम लोग को थोड़ा मोड़ा ही पढ़ना है फिलहाल क्लास 10th तक के लेवल में, और 9th में 8th में 7th में इसके इंट्रोडक्शन तो हो ही चुके होंगे, ठीक है। भले ही 8th में 7th में 6th में इस नाम से नहीं आता था, स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जाता था, ठीक है। अभी भी आपकी बुक में स्टैटिस्टिक्स तो नहीं लिखा होगा, बट है ना, इस जिस ब्रांच में हम उन चीज़ों को पढ़ते थे उसी को स्टैटिस्टिक्स करते थे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास 7th 8th में हम लोगों ने बार ग्राफ देख लिया था, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सब क्या था, ये सभी जिस मैथ्स का ब्रांच, मैथ्स के जिस ब्रांच में ये सभी आते थे उसी को स्टैटिस्टिक्स कहते थे। क्या होता है समझते हैं बात को पहले। स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट में स्टैट्स कहा जाता है। अब इतना लंबा कौन पढ़ेगा स्टैटिस्टिक्स, कभी कभी बोलने में भी गलती हो जाती है। स्टैटिस्टिक्स तो शॉर्ट में इसको स्टैट्स पढ़ा जाता है, ठीक है। ये आगे करता है जैसे कि अर्थमेटिक मैथ का ब्रांच है, ट्रिगोनोमेट्री मैथ का ब्रांच है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ का ब्रांच है, अलजेब्रा मैथ का ब्रांच है। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स यानी कि स्टैट जो है, स्टैट्स, ये भी मैथ का एक ब्रांच ही है, ठीक है। जैसे कि अर्थमेटिक में हम नंबर्स को ऑपरेट करते हैं, अलजेब्रा में हम अननोन नंबर्स को ऑपरेट करते हैं, ज्योमेट्री में हम शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग चीजों की संभावनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, होने और ना होने की बात समझते हैं। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में है ना, ये एक ऐसा ब्रांच है, सच अ ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट डील्स विथ इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड ऑपरेशंस, ठीक है। ये ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग है ना इंफॉर्मेशंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इंफॉर्मेशन को ना मैथमेटिक्स में डेटा कहा जाता है। डेटा का मतलब भी इंफॉर्मेशन होता है, डेटा बोल दो, ऑब्जर्वेशन बोल दो, यानी कि इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब कहीं से हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन जैसे सर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या समझे हम, जैसे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो, जैसे किसी स्कूल में किस क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, ये भी एक इंफॉर्मेशन हुआ, है ना। किसी क्लास के अंदर बच्चों की हाइट क्या है, ये भी एक इंफॉर्मेशन हुआ। हर दिन घर से स्कूल जाने में आपको समय कितना लग रहा है, ये भी एक इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। आपके क्लास में जो बच्चे हैं उनका वजन क्या है, वेट क्या है, ये भी इंफॉर्मेशन हुआ। किसी गांव में किस परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने मेंबर हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इंफॉर्मेशन, एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इफ यू आर कलेक्टिंग, ठीक है। तो उस कलेक्शन है ना, कलेक्शन को मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में रखा गया है उसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो आप कहां पे हो, स्टैटिस्टिक्स में हो। अब उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आप कुछ कलेक्शन कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आपके होगा कि हम क्यों कर रहे हैं कलेक्शन। तो इंफॉर्मेशन के कलेक्शन से लेके उससे रिलेटेड ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन के साथ आप जो भी करने जा रहे हो, ठीक है, आप क्या करोगे, या तो आप उसको रिप्रेजेंट करके दिखाओगे, है ना, विथ देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू रिप्रेजेंट दी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करोगे, या फिर उसकी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करो, सब समझते हैं क्या होगा, ठीक है। तो जो भी आपके दिमाग में है व्यू कि हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये सभी चीजें करनी है, तो रिलेटेड ऑपरेशन और इंफॉर्मेशन के ऊपर जिस ब्रांच में हम काम करते हैं उस ब्रांच का नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी कि स्टैट, ठीक है। करते क्या है इसमें, सबसे पहला काम है ना, चूंकि नाम ही है स्टैटिस्टिक्स, है ना, और इंफॉर्मेशंस के बिना काम होगा नहीं। सबसे पहला काम होता है हम लोग कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जाते हैं, घूमते हैं, चीजों की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चीज मतलब कोई भी एक टॉपिक आपको प्रोवाइडेड है, कोई भी एक रेलेवेंट टॉपिक, एक रेलेवेंट सब्जेक्ट आपको दे दिया गया और उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको इंफॉर्मेशंस गेन करने, डेटास को गेन करने हैं, ठीक है। जैसे इंडिया की इकोनॉमी है ना, इंडिया की इकोनॉमी एक सब्जेक्ट हो गई। अब इसके ऊपर जितने इंफॉर्मेशन से आप कलेक्ट कर लो, जैसे इंडिया में इंप्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, बेरोजगार, इसके ऊपर आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, ठीक है। जितने भी पॉसिबल आपके पास डाटा आ जाएंगे, है ना, वो सभी उस टॉपिक से कंसर्न इंफॉर्मेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास एक टॉपिक होगा कि किस इंफॉर्मेशन, किस टाइप के, किस सब्जेक्ट के ऊपर आपने इंफॉर्मेशन गेन किया, ठीक है, और उस सब्जेक्ट यानी उस टॉपिक के ऊपर आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को हम डाटा कह ले या फिर ऑब्जर्वेशन कह ले, क्योंकि हम जाके ऑब्जर्व ही तो करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कह लेते हैं। फिर है ना पढ़ने की सुविधा के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। जो भी कलेक्शन करके आया इंफॉर्मेशन का उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या ट्रेंड ले रहा है, क्या पैटर्न है उसमें, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जिस टॉपिक पे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो किस तरह का ट्रेंड शो कर रहा है। जैसे मान लो इंडियन इकोनॉमी की मतलब हमारी इकोनॉमी के बारे में हमको है ना पता लगाना है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, ठीक है। तो हमने 4 साल 5 साल 10 साल का ट्रेंड जो है मतलब डाटा हमने इकट्ठा कर लिया,
गया। अब उन डाटा को स्टडी कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी गिर रही है कि बढ़ रही है, ठीक है, क्लियर है, ऐसे क्लियर है। तो जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उन डाटा के ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि एग्जैक्टली वो डाटा बिहेव कैसे कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि समझने की कोशिश कर रहे होते हैं उन डाटास के बारे में कि वो डाटा हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमने इंफॉर्मेशन लाया, फिर उस इंफॉर्मेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, नई चीजें क्या मिल रही हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम उसको अरेंज कर लेते हैं, ताकि अगर एक सीक्वेंस काफी अगर हैफ हैजार्ड कोई चीज होती है तो बड़ी दिक्कत होती है समझने में और वो दिखने में बड़ा खराब लगता है, ठीक है। तो सुविधा के लिए कन्वीनियंट हो, चीजों को समझना आसान हो, इसलिए क्या करते हैं, हम उसको अरेंज कर देते हैं। और अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डाटा को हम एरे कहते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगर डाटा को आपने अरेंज कर दिया है अपने पढ़ने की सुविधा के लिए, समझने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एरे कह देते हैं, क्लियर है ना। और कैसे करते हैं आप अरेंज, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। मैं भी ये हमेशा प्रीफर करवाऊंगा कि जब कोई भी आप स्टैट्स पे काम कर रहे हो, मतलब स्टैटिस्टिक्स में काम कर रहे हो, तो डाटा जब तक ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो तब तक काम नहीं करना चाहिए। हमेशा डाटा को ऑर्गेनाइज करके, मतलब अरेंज करने के बाद ही काम करना चाहिए, गलतियां कम से कम होती हैं, क्लियर हो बात ना। तो ऑर्गेनाइज कर लेना है, हालांकि ऑर्गेनाइज करना जरूरी नहीं है बट करना चाहिए, ठीक है, गलतियां कम से कम होती है। उसके बाद क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम जो भी डाटा कलेक्ट किए हैं, ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, समझ लिए हैं। अब आपने कलेक्ट किया, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने समझ लिया, लेकिन वो डाटा आपने खुद के लिए तो किया नहीं था कलेक्शन। आप किसी न किसी जगह पे रिप्रेजेंटेशन दोगे, दूसरों को समझाओगे, ठीक है, कि क्या ट्रेंड हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिला है। तो दूसरे को समझाने के लिए जो आप करते हो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है। क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन आप करते हो। जो भी आपने इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो क्या करते हो, आप रिप्रेजेंट करते हो। जैसे हम लोग एग्जाम वगैरह देते हैं तो क्या होता है, हम लोग एग्जाम में पेपर्स पे अपना जो भी नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी के ऊपर लिखने के माध्यम से, ठीक है। तो किसी भी चीज का जब आपके पास नॉलेज होता है, जब आपके पास है ना, मतलब इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि दूसरे भी है ना उसका लाभ उठा सके, उसका फायदा उठा सके, ठीक है। तो आप रिप्रेजेंट करते हो। रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने हैं आपके पास, ग्राफ है ना, मतलब इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट किए हैं उसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने, हमारे पास बार ग्राफ है, याद होगा ऐसे करके, है ना, क्लास 9th 8th में खूब बार्स खींचे होंगे आपने, ठीक है। ये बार की चौड़ाई, बार्स का मतलब ईंट जैसा, बार का मतलब ऐसे लेंथ और ब्रेथ, रेक्टेंगल जैसा, ठीक है। ऐसे आप है ना वर्टिकल लाइन, वर्टिकल रेक्टेंगल्स खींचते थे, और बार्स में विड्थ हमेशा बराबर, जितने भी बार्स आप खींचते थे सभी बार्स का चौड़ाई सेम होता था, बस लंबाई इंफॉर्मेशन के हिसाब से घटती बढ़ती रहती थी, ठीक है। तो इसको बार्स बोलते हैं। यही बार जब आपस में सट जाएंगे, यही बार्स क्या होंगे, जब आपस में सट जाएंगे, यही बार्स जब आपस में सट जाएंगे तो क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम कहने लगते थे, ठीक है। फिर लाइन ग्राफ होता था, है ना, पॉइंट्स प्लॉट करते थे और पॉइंट से पॉइंट को मिला के, है ना, हम इस तरह से भी इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। ऐसा आपको देखने को मिलता होगा क्रिकेट वगैरह में, ठीक है। क्रिकेट, जब क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट अगर आप देखते होगे, आजकल आईपीएल आने वाला है, ठीक है, उसमें जो दिखाता है एनालिसिस रन रेट का या फिर रन्स का, विकेट्स का, तो उसमें कुछ ऐसे ही लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करता है दिखाने के लिए कि कैसा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, कैसा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखो मैंने यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटिशन ऑफ डेटा, जब समझिएगा इस बात को, है ना। जब हम जाते हैं किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक से अधिक बार आ जाए। जैसे मान लो कि अपने क्लास में हम गए और हमने बच्चों का वेट, बच्चों का जो मास है वो कलेक्ट करना शुरू किया। जैसे टीचर ने कह दिया कि जाके अपने क्लास के बच्चों का वेट जो है कलेक्ट करके लेके आओ कि कौन से बच्चे का वजन कितना है, ठीक है। अब गए कलेक्शन करने के लिए, तो मान लो 30 kg से लेके और वजन 60 kg के आसपास तक बच्चों का था, है ना, सबका था। लेकिन हो सकता है कि जैसे 30 kg के एक ही बच्चे ना हो, 30 kg के एक से अधिक बच्चे हो, पॉसिबल है ना, या फिर 35 kg के एक से अधिक बच्चे हो, 31 kg के एक से अधिक बच्चे हो, है ना, 37 kg के एक से अधिक बच्चे हो, 60 kg के एक से अधिक बच्चे हो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कोई जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो हो सकता है, ऐसा होता है कई बार कि इंफॉर्मेशंस आपके रिपीट हो जाते हैं, और इंफॉर्मेशंस के रिपीटिशन को मैथमेटिक्स में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उस इंफॉर्मेशन का, जैसे मैंने बोला कि 30 kg वाले 6 बच्चे हैं, मतलब 6 बच्चों का वजन जो है 30 kg का है, मतलब इसका भी 30 kg, 30 kg, 30 kg, 30 kg, ऐसे करके 6 बच्चों का 30 kg का वजन है। तो हम क्या बोलेंगे, 30 kg हमारा इंफॉर्मेशन हो गया, और वो जो 6 है, 6 बार आया ना, 6 बच्चों का 30 kg हो गया, तो वो जो 6 आया है वो 6 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब
मतलब 30 kg 6 बार हमको देखने को मिल रहा है। कोई इंफॉर्मेशन जितनी बार हमको देखने को मिलता है हम उसी को उस इंफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और जब आप एक टेबल पे आते हो, टेबल का मतलब क्या होता है? टेबल का मतलब आप रॉज और कॉलम्स बनाते हो। टेबल का मतलब क्या होता है? टेबल का मतलब बेसिकली होता है कि ऐसे आपने रॉ बनाया, ठीक है, ऐसे आपने कॉलम बनाया और इस रॉ कॉलम में आप क्या कर रहे हो, है ना, आप डाटा को दिखा रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे हो। ऐसे ना करोगे, जैसे रिप्रेजेंट करने जाओगे तो ऐसी करोगे। सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि ये डाटा है मेरी, ये उसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो जब रॉ एंड कॉलम के हेल्प से आप डाटा को और उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें खास तौर पे हम लोग टैली मार्क का भी इस्तेमाल क्लास 9th में याद होगा, 9th में 8th में टैली मार्क भी यूज करते थे। टैली मार्क क्या होता है? टैली मार्क एक सिंबल है जो कि फ्रीक्वेंसी के लिए, जैसे मान लो किसी डेटा की फ्रीक्वेंसी अगर 1 हो गई, किसी डेटा की अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो हमेशा टैली मार्क फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिंबल है ये, ठीक है। अगर डेटा की फ्रीक्वेंसी 1 है तो हम एक ऐसे क्रॉस लाइन खींच देते हैं, ऐसे खींच दो या ऐसे खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है, तिरछा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बनाया गया, ठीक है। अगर 2 फ्रीक्वेंसी है किसी डेटा की तो ऐसे 2 बार लाइन खींच दिया, अगर 3 है तो ऐसे 3 बार लाइन खींच दिया, 4 है तो ऐसे 4 टाइम्स लाइन खींच दिया, और अगर 5 होता है ऐसे 1 2 3 4 खींचा और पहले से, है ना, पहले से लेके आखिरी वाले तक ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज टैली मार्क, और टैली मार्क का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैली मार्क का, ठीक है। तो कुछ ये सभी, है ना, हमने सीख रखे हैं, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। फिर पाई चार्ट भी एक मेथड है ना, ऐसे सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर एरियाज बांट दिए और फिर डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट इंफॉर्मेशन को दिखा रहा होता है, चाहे परसेंटेज में दिखाए चाहे फ्रैक्शन में दिखाए, व्हाटएवर, लेकिन सर्कल के अंदर में डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको पाई चार्ट कहते थे। फिर पिक्टोग्राफ होता था, याद होगा ऐसे, है ना, कि, है ना, क्लास 7 6 में अक्सर, है ना, इंफॉर्मेशन पिक्चर के रूप में होती थी। जैसे मान लो हमारे पास ऐसे एक टेबल बना के दे दिया गया है ऐसे, ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बुक, और बुक के सामने ऐसे 3 डॉल बना दिए गए, है ना, बुक के सामने ऐसे 3 डॉल मान लो बना दिए गए, और कहा गया एक डॉल का मतलब होती है 10 किताबें, 10 बुक्स, ऐसी इंफॉर्मेशन दे दिया गया। एक डॉल का मतलब 10 बुक्स, तो इसका मतलब अगर किसी इंफॉर्मेशन के साथ 3 डॉल लगा हुआ है, इसका मतलब 10 3 30 बुक्स हो जाएगी। तो पिक्चर के माध्यम से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है पिक्टोग्राफ, ठीक है, क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हम डाटा को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में, ओगीव के बारे में। ओगीव का होता है नाम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इतने तरीके से डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम तो हम लोग क्लास 9th में सीखा, क्लास 8 में सीखा, सब में किया, है ना। क्लास 10th में बेसिकली हमको रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान नहीं देना है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हम सीख चुके हैं। क्लास 9th तक के क्लासेस में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन सीख लिया है। बेसिकली जो सबसे फाइनल काम होता है और सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि बेसिकली इसी काम के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन सुबह से आ रहा होगा कि आखिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट क्यों करें हम, तो मैंने बोला कि कलेक्ट करने के लिए हमारे अंदर एक मोटो होता है ना, कि हमको ये काम करने के लिए चाहिए, है ना, कलेक्शन करना है इंफॉर्मेशंस का। तो वो काम कौन सा है, वो यही काम है, सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करना होता है हमको दिए गए इंफॉर्मेशन का, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। और इसी सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, है ना, एवरेज वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज वैल्यू, है ना। और थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बोलूं, है ना, तो लगभग में दिया गया आपका आंसर, लगभग अप्रोक्सीमेट जो आंसर होता है उसी को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कि जैसे, है ना, खर्च की बात करें, अगर मान लो आपको पॉकेट मनी मिलता है, पॉकेट मनी आपको मांगना होता है, ठीक है, आपका पहला, है ना, मतलब डे वाइज हम अगर बात करें तो, ठीक है, मंडे के दिन मेरा 10 रुपए खर्च, ट्यूसडे के दिन अगर मेरा 12 रुपए खर्च, वेडनेसडे के दिन मेरा अगर 11 रुपए खर्च, थर्सडे के दिन मेरा फिर से 10 रुपए खर्च, ठीक है, फ्राइडे के दिन मेरा मान लीजिए 15 रुपए खर्च, सैटरडे के दिन मान लीजिए मेरा, है ना, जेन्युइन खर्च, सब जेन्युइन खर्चे हैं, ऐसा नहीं फालतू खर्चा कर रहा है। तो सैटरडे के दिन मेरा मान लीजिए, है ना, फिर 10 रुपए खर्च हो गई, ठीक है। और अगर संडे को पापा ने पूछा कि तुमको बेसिकली कितना पॉकेट मनी चाहिए होगा ताकि तुम्हारा चल जाए, है ना, मतलब पर डे पॉकेट मनी आपको कितना चाहिए होगा, ठीक है, पापा ने ये बात पूछ दी।
अब हम क्या कह सकते हैं, हम या तो ये कह दें कि संडे है ना, मंडे के दिन हमको 10 रुपए चाहिए होगा, ट्यूसडे के दिन हमको 12 रुपए चाहिए होगा, है ना, थर्सडे के दिन हमको 11 रुपए चाहिए होगा, तो ऐसे बोल सकते हैं। या फिर क्या करेंगे, हम एक लगभग में अपने माइंड में आंसर, और कभी भी जो मैंने पहले बार बताया वैसे हम आंसर नहीं बोलते हैं, हम एक लगभग में अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइंड में सोचते हैं कि अच्छा ठीक है 10 11 12 15 खर्च हो रहा है, चलो हम 13 रुपए मांगे, चलो हम 30 रुपीज मांग लेते हैं पापा से। ठीक है, क्या हुआ, पापा से बोले कि भाई 30 रुपीज दे दीजिए मुझे, हमको पर डे मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है, ये जो लगभग में आपने आंसर दिया, इसी लगभग है ना अप्रोक्सीमेट आंसर को एवरेज वैल्यू कहते हैं, और इसी को बहुत टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। बहुत वाइड रेंज है, बिजनेस वगैरह में काफी वाइड एप्लीकेशन होता है, इसी के थ्रू कोई बिजनेसमैन ही जान पाता है कि उसका जो प्रोडक्ट है या फिर उसका जो मार्केट है वो कितना अच्छा बिहेव कर रहा है उसके लिए। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज वैल्यू, अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन का अप्रोक्सीमेट आंसर। क्लियर है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल समझना है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो क्लास में बच्चों का वजन लिया, कोई 30 केजी का, कोई 35 केजी का, कोई 40 केजी का। ठीक है, अब है ना डायरेक्टर ने पूछा कि तुम्हारे क्लास में है ना बच्चों का वजन कितना केजी है, तो अभी थोड़ी बोलेंगे कि पहले बच्चे का वजन इतना केजी है, दूसरे बच्चे का वजन इतना केजी है, तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, हम एक लगभग में आंसर ढूंढेंगे, लगभग में अप्रोक्सीमेट आंसर देंगे ताकि वो सबके लिए वैलिड हो जाए। ठीक है, मान लो अगर 30 से लेके 40 केजी के बीच में वजन, 31 32 33 34 ऐसे 30 से लेके 40 तक का है ना वजन है सबका, तो क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 35 या 36 केजी होगा, है ना, पूरे क्लास में जो बच्चे हैं उन बच्चों का वजन 35 36 के अप्रोक्सीमेटली आसपास में ही वजन है। तो आसपास का मतलब 35 से थोड़ा पीछे हो सकता है, 35 से थोड़ा आगे हो सकता है। ठीक है, इसी अप्रोक्सीमेट आंसर को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू या फिर सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। और इसी सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के 3 मेथड है हमारे पास। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज वैल्यू को, अप्रोक्सीमेट आंसर को फाइंड करने के 3 मेथड हमको हमारे पास है। पहला मेथड का नाम मीन है। पहले मेथड का नाम मीन, मतलब टॉपिक नहीं, मीन का मतलब एक मेथड है, मीन का मतलब एक मेथड, तरीका है। मीन हमारा एक पहला मेथड है, मीडियन हमारा एक दूसरा मेथड है, और मोड हमारा एक तीसरा मेथड है। ठीक है, मीन को ही एवरेज भी कहा जाता है, मीन को ही एवरेज भी कहा जाता है। ठीक है, मीडियन को सेंट्रल वैल्यू कहा जाता है, मीडियन को सेंट्रल वैल्यू कहा जाता है, और मोड को मोडल वैल्यू भी कहा जाता है। मतलब एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, फाइंड आउट द मीन या फाइंड आउट द एवरेज, फाइंड आउट द मीडियन या फाइंड आउट द सेंट्रल वैल्यू, फाइंड आउट द मोड या फाइंड आउट द मोडल वैल्यू, किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, और इन सब का मतलब क्या हो रहा है, फाइंड आउट द मीन का मतलब है ना सेंटर मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर, फाइंड आउट द मीडियन का मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर, फाइंड आउट द मोड का मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर। मतलब इनमें से किसी से भी जो हमको आंसर मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो सब क्या होगा, वो सब के सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होंगे, है ना, अप्रोक्सीमेट आंसर्स होंगे। ठीक है, मीन को या तो कैपिटल ए से लिख के दिखाते हैं, या फिर एक्स के ऊपर ऐसे बार, एक्स के ऊपर ऐसे बार लिख देते हैं, ए फॉर एवरेज, और ऐसे मीन को दिखाया जाता है। दोनों में से कोई भी लेटर यूज कर लो मीन को दिखाने के लिए। मीडियन के लिए कैपिटल एम का इस्तेमाल किया जाता है, मीडियन, एम फॉर मीडियन। और मोड के लिए कैपिटल एम के नीचे ऐसे नॉट लगा दिया जाता है, एम के नीचे ऐसे जीरो, मतलब नॉट, इसको नॉट पढ़ते हैं, एम के नीचे ऐसे नॉट लगाते हैं, एम और समझो ना ओ है यहाँ पे, है ना, तो एम और ओ। ठीक है, मोड के लिए समझ में आई बात ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। तो आई थिंक स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है वो समझ में आया होगा, क्या करते हैं इसमें। ठीक है, कलेक्शन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, समझते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मीन मीडियन मोड निकालते हैं। मीन मीडियन मोड का मतलब ये तरीके हैं, मीन तरीका है, मोड तरीका है, मीडियन तरीका है। ठीक है, तरीके हैं क्या निकालने के, अप्रोक्सीमेट आंसर, लगभग में आंसर निकालने के तरीके हैं हमारे पास। चलिए थोड़ा और बात करते हैं। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है, कलेक्शन जब हम डाटा करेंगे, इंफॉर्मेशन का जब हम कलेक्शन करेंगे, तो कितने तरीके से डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो तरीका पहला होगा कि हम डिस्क्रीट मैनर में कर ले। डिस्क्रीट मैनर का मतलब होता है हर इंफॉर्मेशन के बारे में अलग अलग स्टडी करें। जैसे मान लो वजन की बात करते हैं, 30 केजी वाले बच्चे का अलग वजन अलग किया, अगर और कोई बच्चा आया जिसका वजन 30 केजी है तो उसको भी अलग स्टडी करेंगे। 30 केजी वाले है ना पहला बच्चा, 30 केजी वाला दूसरा बच्चा, 30 केजी वाला तीसरा बच्चा, मतलब हर अलग अलग इंफॉर्मेशन का, चाहे इंफॉर्मेशन सेम ही हो, बट सबको अलग अलग कर रहे हैं, सबको अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डाटा। तो ऐसे भी कर सकते हैं स्टडी, मतलब ऐसे भी हम कलेक्शन कर सकते हैं। इसमें हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। 30 पहला, 30 दूसरा, 30 तीसरा, तो इसमें हम तो अलग अलग तो पढ़ ही रहे हैं, तो हम उसमें फ्रीक्वेंसी की बात तो कर ही नहीं रहे हैं।
क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटिशन, तो रिपीटिशन जो डाटा का हो रहा है, ठीक है, तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि 30 kg वाला आया है 6 बार तो 30 के सामने हम 6 लिख देते हैं और सीधे एक ही बार 30 को स्टडी कर लेते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 30 kg वाला अगर 6 बार आया है तो 6 बार 30 को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म, जो आपने क्लास 9th में कर लिया। अनग्रुप्ड फॉर्म कब बोलते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। अभी कैसा था, 30 6 बार आया था तो 6 बार अलग अलग लिख रहे थे अलग अलग और अलग अलग स्टडी कर रहे थे। अब क्या हुआ कि हम जब समझ गए हैं, क्योंकि बेवजह लंबा लेंथीनेस से बचने के लिए सब काम किया, क्यों किया गया, ताकि लेंथीनेस से कम बचे। जब मास स्केल पे होता है, जब बड़े वाइड रेंज पे होगा तो कितना लिखेंगे हम, तो इससे अच्छा है कि सब शॉर्ट कर ले। क्या करेंगे, अगर 30 अगर सेम इंफॉर्मेशन है तो एक बार उस इंफॉर्मेशन को लिख लिया, अब वो इंफॉर्मेशन जितनी बार आया है उसके ठीक सामने में उसको लिख दिया, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं xi से, इंफॉर्मेशन इन डेटा को दिखाते हैं xi से, और उसके सामने में एक और कॉलम बना रहेगा जिसमें हम fi लिख देंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी की वो कितनी बार आया है, ठीक है। तो जब हम डेटा को, अभी भी डेटा को हम अलग अलग ले रहे हैं, अलग अलग ही ले रहे हैं, बट इस बार सेम डेटा का उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और लास्ट फॉर्म कैसा है कि अगर और भी बहुत मास स्केल पे और बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन हो जाए तो वैसे केस में क्या होगा कि ऐसे अनग्रुप्ड वे में भी पढ़ने में काफी लेंथीनेस बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि अगर एक पूरे स्कूल में बच्चों का वजन देखना, जिसमें प्ले से लेके मान लो क्लास 10th लेवल तक के बच्चों का वजन अगर देख रहे हैं तो 10 kg से लेके बच्चों का वजन 80 50 80 60 70 kg के आसपास तक का हो सकता है। अब अगर मान लो मतलब 10 kg का अलग पढ़ेंगे, भले जितने बच्चे आए, लेकिन 10 kg का अलग, 11 kg 12 kg 13 14 ऐसे के जाएंगे तो कितना लंबा लिखा जाएगा, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या किया कि हमने डेटा को क्या कर दिया, डेटा को ग्रुप कर दिया कि भाई ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुपिंग में पढ़ लेते हैं। मतलब 10 kg से लेके 19 kg तक के बच्चों का ग्रुपिंग कर लेते हैं। इसी में 10 से लेके 19 kg के जितने बच्चे होंगे सबको इसी में स्टडी कर लेते, सबको इसी में रख देते हैं, इसी में स्टडी कर लेते हैं उनके बारे में। फिर 20 से लेके 29 kg तक का, ठीक है। ऐसे करके हमने क्या किया, डेटा को ग्रुप कर दिया, ठीक है। और जब डेटा को ग्रुप करते हैं उसको बोलते हैं ग्रुप्ड फॉर्म ऑफ डेटा, और फ्रीक्वेंसी तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली ऑफिस में। जब भी डेटा को ग्रुप करते हैं तो दो तरह से ग्रुपिंग हो जाता है, कर सकते हैं। एक होता है इंक्लूसिव फॉर्म और एक होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होगा, ठीक है, कि जैसे ही हम करते हैं ग्रुपिंग डेटा का, तो ग्रुपिंग का मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक लिमिट सेट कर रहे हैं कि हमको कहां से लेके कहां तक उस ग्रुपिंग में स्टडी करना है, ठीक है। जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम लिमिट करते हैं, ठीक है, कहां से लेके कहां तक। तो जो छोटा वाला इंफॉर्मेशन होता है, जहां से हम शुरू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है। अब जहां तक मैक्सिमम जा सकते हैं, है ना, उसको बोलते हैं उस ग्रुप का अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे किया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 ग्रुपिंग मैंने किया है, 3 ग्रुपिंग मैंने किया है, और हर ग्रुपिंग में आपको एक लोअर लिमिट दिख रहा है और एक अपर लिमिट दिख रहा है। लोअर लिमिट दिख रहा है, अपर लिमिट दिख रहा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ भी मैंने किया है तो लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर दिख रहा है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि आपने जब ग्रुपिंग किया तो ग्रुपिंग करने के दरमियान आपने लिमिट सेट किया कि आपको कहां से लेके कहां तक जाना है, कहां तक की स्टडी करनी है। और अगर आपने ऐसे ग्रुपिंग किया है कि लोअर लिमिट को तो आप हमेशा स्टडी करोगे, करते ही हो, आप अपर लिमिट को भी उसी ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, अपर लिमिट को भी उसी ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव, क्योंकि हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, अपर लिमिट को भी हमने उसी ग्रुप में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 to 19 है, 10 to 19 है, तो 10 लोअर लिमिट तो हम स्टडी कर ही रहे हैं और लोअर लिमिट के बाद की भी स्टडी हो रही है, लेकिन जो अपर लिमिट है, अगर हम उस अपर लिमिट को भी उसी ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं तो बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म है। और एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, देखो ध्यान समझोगे, इंक्लूसिव फॉर्म में पहले वाले ग्रुप का अपर और दूसरे का लोअर, है ना, के बीच में 1 का डिफरेंस है ना, पहले वाले ग्रुप का अपर और दूसरे का लोअर के बीच में 1 का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म, है ना। और एक्सक्लूसिव में क्या होता है, पहले वाले ग्रुप का अपर और दूसरे का लोअर सेम होता है, पहले का अपर दूसरे का लोअर सेम होता है। जब कभी भी हम ग्रुप डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो हमेशा हमको डेटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म में रख लेना चाहिए। मतलब हम लोअर लिमिट तो करेंगे, काम लोअर लिमिट को स्टडी करेंगे, उस ग्रुप में लोअर को स्टडी करेंगे, बट उसी सेम ग्रुप में हम अपर को स्टडी करेंगे, अपर से पहले जितने होंगे सबको स्टडी कर लेंगे, क्योंकि अपर वाला उसके नेक्स्ट वाले ग्रुप में लोअर लिमिट बना हुआ है तो उसको हम उस वाले में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंक्लूसिव फॉर्म में दिया है
तो उसको लाना है अगर आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म में, क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देंगे। मेथड दिया गया, इससे कन्वर्ट हो जाता है। लोअर लिमिट में 0.5 घटाया तो 0 में 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 0.5, माइनस में 0.5। और डाटा है, यहां तो सारी बात क्या है, सारी बात हो रही डाटा पे, सारी बात डाटा पे हो रही है, तो कभी भी नेगेटिव डाटा, इंफॉर्मेशन कांट बी नेगेटिव, इंफॉर्मेशन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए है ना माइनस 0.5 में लिख के हम सीधे प्लस 0.5 लिख रहे हैं, ठीक है। और अपर में जोड़ना है तो अपर में 9 था तो 9.5 हो जाएगा, लोअर में 0.5 घटाना है ना, 9.5 हो जाएगा 10 से, और अपर में जोड़ना है 19.5, लोअर में घटाएंगे है ना, अपर में जोड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में आ जाता है, और एक्सक्लूसिव में आने के बाद जो भी मेथड हम लोग आगे सीखेंगे उसको हम लोग स्टडी करते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, मीन, मीडियन और मोड निकालने की है ना के बारे में सीखेंगे। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट हर ग्रुप का होता है, क्या होता है, हर ग्रुप का होता है। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो आई थिंक अब हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही एक्सक्लूसिव फॉर्म में आएंगे तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में आने के बाद आपके पास लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, ठीक है। और हर क्लास इंटरवल का है ना, अच्छा ग्रुप डेटा को ना, ग्रुप फॉर्म को, हर ग्रुप को है ना टेक्निकली क्लास इंटरवल क्या कहता है, क्लास इंटरवल कहा जाता है, ठीक है। हर जैसे ये पहला क्लास इंटरवल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे क्लास इंटरवल है। इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी होगी, फ्रीक्वेंसी जो इसकी आएगी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, 0 से 10 के सामने अगर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है इसका मतलब वो सिर्फ 0 का नहीं है ना, 0 से लेके 10 के पहले तक, क्योंकि 10 तो आगे आ चुका है, 0 से लेके 10 के पहले तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का मिला के जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई होगी वो इसे सामने लिखाएगी, ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। अब हर क्लास इंटरवल के लोअर और अपर के बीच में कुछ डिफरेंस है, नहीं, जैसे यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस तो है कुछ, है ना। हर क्लास इंटरवल, हर ग्रुप में क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको उस क्लास का, उस ग्रुप का साइज कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लास का साइज कहते हैं, क्लास साइज, क्लास साइज, जिसको बहुत जगह पे h से दिखाते हैं या फिर बहुत जगह पे i से भी दिखा लेते हैं, है ना, i से दिखा लो, s से कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, क्लास साइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब भी आपको क्लास साइज निकालना हो क्या करोगे, जिस भी ग्रुप का, जिस भी क्लास इंटरवल का क्लास साइज निकालना होगा, क्या करेंगे, उसके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्लास साइज हो जाएगा। मतलब क्लास साइज सिर्फ ये बता रहा है कि कितने डाटा को इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे यहाँ पे 0 से 10 का क्लास साइज होगा 10, ठीक है, इसका मतलब 0 से लेके 9 तक होते हैं 10 डाटा, मतलब 10 डाटा के बारे में इसके अंदर में इंफॉर्मेशन है, ये कहने का मतलब क्लास साइज का, ठीक है। फिर एक होता है क्लास मार्क, क्या होता है, क्लास मार्क। भाई क्लास मार्क क्या होगा, तो क्लास मार्क को ना, है ना, क्लास मार्क को मिड पॉइंट ऑफ द क्लास भी कहता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास भी कहा जाता है। उस ग्रुप का, जैसे किसी भी ग्रुप का क्लास मार्क, किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा, तो उस क्लास इंटरवल का सबसे बीच का वैल्यू, मिड पॉइंट ही माना जाता है उस क्लास का क्लास मार्क, ठीक है, जिसको जेन्युइनली xi से रिप्रेजेंट किया जाता है, xi से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कैसे निकलता है, तो फिर वही बात है ना, हर क्लास का अपना लोअर अपना अपर होगा, क्या करेंगे, लोअर में अपर जोड़ के और उसको 2 से भाग लगा देंगे, लोअर में अपर जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। क्लास 9th में या 8 में सीख चुके हो कि जब भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसको एवरेज कहते हैं। इसका मतलब क्लास मार्क जो है मिड पॉइंट है, क्योंकि 2 से भाग हो रहा है, साथ साथ जो भी आपका है ना अपर लोअर लिमिट है इसका एवरेज होता है, अपर और लोअर लिमिट क्या होता है, एवरेज होता है क्लास मार्क, ठीक है। तो खाली याद रखना है, आगे काम आएगा, ये सब निकालना पड़ेगा हमको। तो क्लास साइज निकलता है अपर माइनस लोअर करके, और क्लास मार्क निकलता है लोअर प्लस अपर बाई 2 करके। समझ पाए बात को, ठीक है। और सारी बातें हैं, बाकी बातें हैं जो जब हम लोग मेथड पढ़ेंगे तो मेथड में सीखेंगे, ठीक है। आई थिंक स्टैटिस्टिक्स का ये ओवरऑल आइडिया मिला होगा कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कैसे काम करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। सारे काम करेंगे, ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, है ना, ताकि हम क्या निकाल सके, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सके। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर, लगभग में दिया गया आंसर, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, तो 3 मेथड है हमारे पास, मीन, मीडियन और मोड, है ना, ये हमारे 3 मेथड है। इसके जरिए हम क्या निकालेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज इट फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू।